तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, सब कुछ आपको याद है? फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज हमने पढ़ा था, Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। करंट पढ़ा था, I इक्वल टू Q बाई टी। एंड वोल्टेज पढ़ा था, V इक्वल टू W बाई Q। इसका चार्ज का यूनिट होता है कूलम, करंट का एम्पियर, एंड वोल्टेज का वोल्ट। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि इस पे बेस पर, वोल्टेज पे बेस पर हमने न्यूमेरिकल नहीं किया था, इन दोनों पे न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक न्यूमेरिकल है, इसको देखिए। ओके, पढ़िए इसको। हाउ मच वर्क विल बी डन बाय द एन इलेक्ट्रिक सोर्स विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 kV दैट डिलीवर ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर द 1 मिनट। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है, वर्क डन निकालना है, दैट इज W निकालना है। क्या हमें निकालना है हमको, W, वर्क डन। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, कितना वोल्टेज है, 3 kV। 3 kV का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? किलो वोल्ट, वेरी गुड, इंटू 10⁻³ वोल्ट होगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं हम लोग 3000 वोल्ट। ओके, करंट आपको कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर। टाइम कितना है, 1 मिनट है, तो 1 मिनट को SI यूनिट में चेंज करेंगे और हमको निकालना है 60 सेकेंड्स हो जाएगा ये। अच्छा, हमको निकालना क्या है, वर्क। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला, अभी तक जितने फॉर्मूला पढ़े उसमें वर्क का कुछ अभी लेना देना नहीं था, बस वोल्टेज में था। तो वोल्टेज क्या होता है हमारा, V इक्वल टू W बाई Q। इक्वेशन सही है या गलत है, रिवाइज किया है? इक्वेशन सही है, कोई तो बोलो यस या नो। हाँ, जागे हुए हो, ठीक है, जगे रहो तुम लोग। में पढ़िए, फिर देखते हैं इन लोगों को, कल बात करेंगे। ठीक है, ये है आपका आ गया। तो आपको क्या निकालना है, यही वर्क डन निकालना। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। पहले आपको फॉर्मूला बना लेना है। ठीक है, अब देखिए, वोल्टेज पता है आपको, ये नहीं पता आपको। क्या नहीं पता, Q नहीं पता। अब Q कैसे निकालेंगे, ये नहीं पता हमको। वर्क डन तो ऐसे ही निकाल, एग्जैक्टली वही चीज हमने यहाँ किया है। हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q बाई टी होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो करंट आपको दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको कूलम निकल जाएगा। जब कूलम निकल जाएगा तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर चेंज होगा तो होगा, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा हो सकता है चेंजेस आए, मतलब कि गलती हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। यही फॉर्मूले को लेकर हमको यूज़ करना है। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत हल्का हल्का, अगर एग्जाम में आएगा भी तो बहुत हल्का न्यूमेरिकल आपका आएगा, उसको आप कर लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। और हमेशा फॉर्मूले के साथ खेलने की कोशिश करिए, कभी लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाकर उसको कोशिश करिए कि नया फॉर्मूला बन जाए। ठीक, अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक फॉर्मूला हमारे पास है, जो अभी Q इक्वल टू हमने क्या हुआ, N इंटू ई भी पढ़ा हमने। ठीक है, I इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, Q बाई टी भी पढ़ा हमने, और V इक्वल टू क्या है, W बाई Q भी पढ़ा है हमने। तो आप ये देख रहे हैं, Q की जगह पे हम ये Q की जगह पे हम ये भी तो लगा सकते हैं। हाँ हाँ, तो कुछ भी किया जा सकता है, इसमें पुट करिएगा आप, आई होप उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसको कीजिएगा। कोई दिक्कत होगा, क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। नोट्स मैंने शायद ये दे दिया है, और हो सके वक्त मिलेगा तो मैं एडिट करके वीडियो भी डाल दूंगा यूट्यूब पे। वक्त टाइम पे है कि कैसे करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, फटाफट करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। ओके, चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए, नोट्स में दिया हुआ क्वेश्चन था, टू मूव चार्ज Q फ्रॉम द पॉइंट A टू B रिक्वायर 30 जूल। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास 2 पॉइंट है, एक A है और दूसरा क्या है आपको पे B है। ठीक है, तो मान लो A टू B, सॉरी स्मॉल a लिखा होता है, स्मॉल a कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, स्मॉल कर लीजिए या छोटा कर लीजिए, बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं स्मॉल ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका A पॉइंट है और ये आपका कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है। अब ये कह रहा है कि
ए टू बी में कोई चार्ज हम कहते हैं, कोई चार्ज है जिसको हम यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, -30 जूल होता है। इसी को तो वोल्टेज बोलते हैं कि 1 कूलम चार्ज को जो लाने में एनर्जी खर्च हो या कहते हैं वर्क डन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए, तो अब हमारे पास ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप VAB इफ द Q इक्वल टू 6 कूलम एंड B इक्वल टू -6 कूलम। कहते हैं हमको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। सेम फॉर्मूला फिर यूज़ करेंगे, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। सेम फॉर्मूला है आपके पास। यहाँ देखिए, आपका वर्क डन दिया हुआ है और आपको क्या है, चार्ज भी दिया हुआ है, वो निकालना क्या है, वोल्टेज, बस कुछ नहीं है। वैसे ही उसने क्या किया, मान लिया है उसने कि WQ मतलब डेल्टा Q कहते हैं, क्या लिया आपने, W भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बुक से लिया होगा हमने इसलिए ऐसा लिखा है हमने, W भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा W क्या है, -30 जूल दिया हुआ है सारे चीज़ों के लिए। A B 2 सेक्शन है, A में क्या है, तो डेल्टा Q कितना दिया हुआ है, डेल्टा Q क्या दिया हुआ है, 6 कूलम। ठीक है, यहाँ दिया हुआ ना 6 कूलम। तो VAB इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा W डिवाइड बाय डेल्टा Q। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W/Q, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो VAB ये हो गया। तो VAB होने के बाद आपके पास 30 जूल दिया हुआ है और कूलम कितना दिया हुआ है, Q की वैल्यू 6। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये -5 वोल्ट इसका आंसर आएगा। सेम आप -6 वोल्ट डालिएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ मुझे इस क्वेश्चन को लेने का एक मकसद ये था कि ये बताइए कि वर्क डन क्या नेगेटिव हो सकता है क्या, -30 जूल हमने लिया, कैसे 30 जूल हो गया बताइए, कोई बता सकता है? हाँ, नेगेटिव कैसे हो गया, नेगेटिव हो सकता है, क्या होगा, ना 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 उससे नहीं है। चलो ये देखो मैं बताता हूँ, देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे फटाफट। एग्जैक्टली हाँ, सही बात कह रहे हो। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मैंने कई बार बोला है तुमको, कहते हैं देखो नेगेटिव तो वर्क डन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये। अगर प्रैक्टिकल बात करें तो कहते हैं हो ही नहीं सकता, कहते हैं कि आपका नेगेटिव वैल्यू आए। देखिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो अगर ये माइनस जूल है, 30 जूल है, इसका मतलब अगर ये A है या B है, माइनस जूल दिया। ये क्वेश्चन लेने का बड़ा मकसद था कि मुझे तुम लोगों को समझाना था, क्योंकि करंट को भी हमने समझाया था, माइनस और पॉजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें तुम पढ़े हुए हो, 10th में पढ़े हुए, कुछ डिफरेंट तो भी पढ़ना है ना, तभी तो इंजीनियर बनोगे। ठीक है, तो देखो -30 जूल की बात कर रहा है, इसका मतलब इसने क्या कहा है, A to B किया है, कितना ले रहा है, -30 जूल। तो माइनस का मतलब ये हुआ कि हमने जो डायरेक्शन लेना था, डायरेक्शन गलत लिया है, मतलब उल्टा लिया है। एक्चुअल जो हमारा जो चार्ज जो कहते हैं ट्रांसफर हो रहा है या वर्क डन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, B A के मतलब B से A की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, VAB निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल जो कहते हैं जो वर्क डन हो रहा है वो किस में हो रहा है, VBA की तरफ से हो रहा है। ओके, समझ आई बात? हाँ समझ आई या फिर से बता? इससे पहले से क्यों, क्या हुआ, अभी आए हो? अच्छा देखो, अभी माइनस पॉजिटिव वर्क डन का बात कर रहे थे। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, क्या डायरेक्शन, हाँ हाँ, अच्छा न्यूमेरिकल समझ नहीं आया, न्यूमेरिकल में क्या है बताओ? हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है, देखो डेल्टा W दिया हुआ है, ठीक है, वर्क डन दिया हुआ है, -30 जूल दिया हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर, और ये चार्ज की वैल्यू दी हुई है 6। पहले में क्या मांग रहा है, दो चार्ज, दो क्वेश्चन है इसमें, एक A पार्ट है एक B पार्ट है। क्वेश्चन है, हाँ कुलम बता रहा है बाबू, कहाँ थे? हाँ चलो, तो यही क्वेश्चन है, A और B है, और आप इसको करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और ख़ासकर पीछे वाले वीडियो ज़रूर देखिए जो मैंने YouTube पे डाला है,
यही क्लास को मैं डाल दे रहा हूँ, कहते हैं जो आप लोग पूछते हो जो भी सवाल है, ठीक है, जब भी वक्त मिलता है थोड़ा एडिट करके मैं डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, बताओ, फिर से बता देंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका जो है वो ईएमएफ है, ठीक है। तो ईएमएफ होता क्या है ये पहले समझिए, इसके बाद, ठीक है। देखिए ईएमएफ जो, मान लीजिए कि एक वायर हमने डिफिनेशन तो बाद में देख लेंगे कि कैसे इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। ईएमएफ को समझिए, ठीक है। पढ़ना होगा, हम नोट्स दे देंगे, उसमें कहते हैं समझाने वाली चीज़ें वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नोट्स को रीड करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। समझ लो, कॉन्सेप्ट ले लो। सबसे पहले ये देखिए, मान लीजिए एक करंट, एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस अभी हम डिफाइन नहीं किए हैं, मान लो एक वायर ही है, और मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है। इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक मिनट रुक जाओ बाबू, रुक जाओ, चलो देखो ईएमएफ होता क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर चुके हैं, कंडक्टर के बारे में बात चुके हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हम इस कंडक्टर में को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये मतलब वोल्टेज का ही साइन होता है, पता है ना आपको, हम बहुत बता चुके हैं करंट को कैसे कैसे सिंबलाइज करते हैं और वोल्टेज को कैसे सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब तक ये डिस्कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट रहता है, मतलब कि अभी हमने सप्लाई ऑन नहीं किया है, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो सही डायरेक्शन में, अपने अपने डायरेक्शन में होता है, जहाँ चाहता है वहाँ घूमता रहता है वो। लेकिन जब इस सप्लाई वोल्टेज को अगर हम दे देते हैं, तो क्या होता है कि इसका एक डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन अटेंड करना स्टार्ट कर, मतलब इसको अपना एक डायरेक्शन मिल जाता है, कहते हैं। अगर हम सप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी अनइक्वल मोमेंट में वो घूमता रहता है। लेकिन जब हम उसमें सप्लाई डाल देते हैं तो क्या करता है, एक सेम डायरेक्शन में फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है और करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम करंट को एक चीज़ डिफाइन किया था कि डिफिनिट डायरेक्शन होना चाहिए आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का, तभी करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कि एगो इलेक्ट्रॉन एगो इधर भागेगा, एगो इधर भागेगा, एक इधर भागेगा, तो कहते हैं करंट फ्लो करेगा। तो इसलिए कि आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होना चाहिए एक फिक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो इधर हो या इधर हो या इधर, सारे डायरेक्शन, तभी करंट आपका करंट फ्लो करेगा। और अगर उसका रैंडम डायरेक्शन होगा, कभी इधर कभी इधर इधर भागेगा, तो करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। तो क्या करता है, यही जो वोल्टेज जो होता है, जो हम सप्लाई लगाते हैं, इसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। कि एक तरह का फोर्स है जो क्या करता है, जब हम बैटरी लगाते हैं तो ये ईएमएफ क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम लोग एक डेफिनेट डायरेक्शन में शो कर देते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है और करंट आपका फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। बात समझ आ गई बात, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर दी है। हाँ बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ, अच्छा सुनो मेरी बात, तो ये तुमको ये क्वेश्चन तुम लिखो, कहते हैं ये लास्ट में पूछना मुझसे। क्या नाम है तुम्हारा, मुझे दिख नहीं रहा तुम्हारा नाम। अच्छा सुनो, मेरा नाम सिद्दीक अहमद है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को स्टार्टिंग में तो नहीं बोलता हूँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे टेबल पे कोई प्रॉब्लम आता है ना तो वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मैं नहीं करूँगा तो कोई दूसरा कर देगा, लेकिन सॉल्यूशन उसका मिलना तय है, ठीक है। इसमें घबराना नहीं है कि अभी सर से पूछ रहे हैं तो नहीं पता चलेगा। अभी क्लास हो जाती है, आप मेरे साथ इंटरेक्शन करिएगा, हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। नहीं भी आएगा तो कहाँ से, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ठीक है। किसी दुनिया में किसी भी कोने में होगा, उसका आंसर मिल जाएगा, ओके। मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, अभी तो आप लोग नए हैं, तो धीरे धीरे आप मुझे जानिएगा, फिर आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, आप उसको नोट कर लीजिए। क्या मधुसूदन नाम है आपका? हाँ, तो उसको लिख लीजिए। हाँ, तो लास्ट में हम आपसे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यही चीज़ है, आपको समझ आ गई। तो इसी को हम ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है।
ईएमएफ है क्या। तो देखिए यहाँ दिखा हुआ है रैंडम मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बता दिया ना कि रैंडम मोमेंट में होगा तो उसको कहते हैं हम लोग, तो उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। उसको एक सेम डायरेक्शन में लाने के लिए एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसको अप्लाई करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स। यहाँ लिखा हुआ देखिए ड्राइविंग फोर्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, उसी को हम क्या बोलते हैं, इस ड्राइविंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। समझ आएगी बात। इसका जो सिंबल हम रखते हैं ईएमएफ का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ई होता है। और इसका मेजरमेंट किस में करेंगे, वोल्ट में ही करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का भी वही होता है, वी होता है, ठीक है। और इसको सिंबलाइज कैसे करेंगे सर्किट डायग्राम में, इस तरह से देख रहे हैं ना, प्लस माइनस। अभी मैंने आपको बताया था ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, तो आप उसको बता दीजिएगा, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ईएमएफ, जितना ईएमएफ ज़्यादा होगा उतना ही करंट ज़्यादा होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इट मीन्स कि अगर ईएमएफ को इंक्रीज़ करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर हमारा ईएमएफ डिक्रीज़ कर गया, अगर ईएमएफ डिक्रीज़ कर गया तो करंट भी क्या करेगा, आपका डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, किसी को डाउट है? नहीं, क्या कह रहे हो बताओ। ईएमएफ फोर्स का वो आपके वोल्टेज से, मतलब कि जो सोर्स होता है ना, सोर्स वोल्टेज सोर्स, जैसे हाँ देखो यहाँ, यहाँ लिखा हुआ है हमने, देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं तुम्हारे पढ़ने के लिए, जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गया, जनरेटर, ये लोग क्या करते हैं, ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। करंट से होता है सर ईएमएफ प्रोड्यूस? नहीं, उसका हम कॉन्सेप्ट देंगे, कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले सर्किट में वोल्टेज आएगा, ठीक है, मतलब ईएमएफ मतलब सोर्स डालिएगा, सोर्स से आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। सोर्स की वजह से ईएमएफ आएगा, ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका करंट फ्लो करेगा। और आपको मैंने बता चुका हूँ आपके वोल्टेज सोर्स में, ठीक है, ये आपको बताया है मैंने, करंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। अच्छा ये आपको नहीं बताया, अच्छा ये नोट्स में मैंने कंप्लीट नहीं किया। अच्छा ओके, रहने दीजिए, मैं आपको बता, पहले ईएमएफ समझ गए आप, कोई दिक्कत है इसमें? ओके ओके ठीक है, ईएमएफ हो गया। एक चीज़ मैं शायद मैंने आप लोगों का छोड़ दिया है, मैं आपको बता दूं कि जस्ट 1 मिनट, एक चीज़ मुझे लगता है मैंने हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास 2 वोल्टेज है, हमारे पास मतलब पोटेंशियल है, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये 5 वोल्ट है और अगर ये +3 वोल्ट है, तो बता सकते हैं करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, 5 वोल्ट से 5 वोल्ट कहाँ से कहाँ करंट फ्लो करेगा, कोई बता सकता है? 5 से 3 की तरफ होगा ना, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, आपका करंट फ्लो करेगा। तो अभी एक लड़का बोला है कि पहले ईएमएफ होगा या करंट होगा, नहीं, पहले आपका ईएमएफ तो एक फोर्स है, मतलब कि एक सोर्स है, सोर्स के बारे में उतना हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन पहले आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ करंट फ्लो करेगा। अगर यही कहते हैं पोटेंशियल, मान लीजिए दोनों पोटेंशियल 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है, क्या करंट फ्लो करेगा क्या, कोई बताओ? नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगा बाबा, उसमें याद रखिएगा इस बात को हमेशा, ठीक है। ये शायद मैंने एक कॉन्सेप्ट नीचे वाला छूट गया था तो मैं इसको बता नहीं पाया था, लेकिन यही कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में भी दिया हुआ है। एक चीज़ को आप लोगों से और मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप बताओ मुझे जल्दी से, वेयर द नेक्स्ट पेज। 2-3 सवाल पूछूंगा, आप लोग मुझे बताओ। एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, एक ये करंट ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, और एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ले लीजिए, और एक कंडक्टर को कनेक्ट कर दीजिए।
कनेक्ट कर दिया एंड थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम इसको 5 वोल्ट डाल देते हैं, यहाँ भी 5 वोल्ट डाल देते हैं, यहाँ पर -3 वोल्ट एंड यहाँ पर -2 वोल्ट, यहाँ पर 3 वोल्ट एंड मैं यहाँ पर -5 वोल्ट। चलो यहाँ पर भी 5 है। किसी को डाउट है अभी इस सारे डायग्राम में अभी जो बनाया है मैंने? नो सर। ठीक है, चलो पहले में तो करंट फ्लो नहीं करेगा ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या है आपका, इक्वल है। हाँ हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ -3 वोल्ट है पोटेंशियल और -2 वोल्ट है, तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? कौन कहाँ कहाँ भाई, कहाँ बताओ जल्दी से। अच्छा, इसमें हाईएस्ट पोटेंशियल कौन सा है, -2 वोल्ट या -3 वोल्ट? -2 वोल्ट, वेरी गुड। ये हायर पोटेंशियल है, ये HP है, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल है। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, दैट इज दिस इज अ करंट फ्लो कर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि करंट के वजह से वोल्टेज नहीं आता, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही करंट आता है। ये अभी एक लड़के ने पूछा था, तो उसी का जवाब ये है कि हमेशा आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसके बाद आपका करंट उस सर्किट में फ्लो करेगा। पहले पोटेंशियल होगा, पहले तो सोर्स लगाना पड़ेगा ना बाबा, सोर्स लगाइएगा तो EMF फोर्स होगा, सारे करंट सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, उसके वजह से डायरेक्शन में आने के बाद हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितने पैदा होगा। ठीक है, उसके वजह से करंट आपका फ्लो करेगा। अच्छा, इसमें बताइए, इसमें कहाँ से करंट फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल कौन सा है? ओके, वेरी गुड, हायर पोटेंशियल ये है और लोअर पोटेंशियल ये है। तो आपका ये करंट जो फ्लो करेगा यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, समझ आएगी बात? ठीक है, यही मैं शायद छोड़ दिया था आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप EMF समझ आ गया। अब इसी को ओम्स लॉ भी हमको बताना है। ओम्स लॉ को बताने से पहले हम आपको रेजिस्टेंस के बारे में बता देते हैं कि होता क्या है, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए किसी भी सर्किट में, मतलब ये कुदरत का निज़ाम है कि कोई चीज़ आसानी से कोई चीज़ नहीं कहते हैं ज़िंदगी में मिलता है। ठीक है, इसी तरह करंट का भी है। ठीक है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया और उसके बाद करंट भी फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, बट जिस कंडक्टर से भी अगर हम उसको करंट फ्लो करवाएंगे, उसमें भी क्या करेगा, वो कहेगा कि नहीं हम उसमें, और वो उस पर क्या कहेगा, अपोजिशन करेगा कि नहीं हम करंट फ्लो नहीं करवाएंगे। ये रूल है हर जगह का। कभी नदी का बहाव को देखेगा तो मिट्टी उसको रोकना करता है। सेम चीज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी है कि आप क्या करेगा, उस करंट को रोकने के लिए कोई ना कोई चीज़ पैदा होगी और उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। डिफिनेशन से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम फॉर्मूले पे जाएंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट ही है, उस करंट को मान लीजिए, इस करंट को रोकने के लिए जो कहते हैं चीज़ होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, इसको रोकने के लिए हमें कोई कोई भी एलिमेंट यूज़ करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे कितने। ठीक है, जनरलाइज आज का डेफिनेशन है रेजिस्टेंस, तो आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं कि रेजिस्टेंस होता है क्या है कितने। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, और रजिस्टर उस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है किसका, रजिस्टर का। ये रजिस्टर एक डिवाइस है जो करंट को रोकता है, और इस रजिस्टर का जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ज़्यादा हम इसके डीप में नहीं जा रहे। ठीक है, क्योंकि आपको कहते हैं 10th में पढ़े हुए हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो नया चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो रजिस्टर इज़ अ डिवाइस, ठीक है, जो क्या करता है, करंट को मतलब रोकता है। कहते हैं कि करंट फ्लो नहीं, हम फ्लो नहीं होने देंगे करंट को। कहते हैं जितना ज़्यादा रजिस्टर होगा उतना ही करंट फ्लो नहीं होगा उस सर्किट में। और इस रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टेंस। ठीक है, बात समझ आएगी बात? डायग्राम में देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, जो मैंने आपको लिखा है। तो ठीक है, वो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ बोलिए, कोई बोलना चाह रहा था? एनीवन? ठीक है, और उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये आपका पहले से पता है उसका सिंबल। अगर सर्किट में आपको मिल जाएगा तो इस तरह से होगा,
और इसको जो मेजर करते हैं हम लोग, कैसे मेजर करते हैं हम लोग? ओम में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल ये वाला है, ठीक है। ये सिंबल जो है ओम होता है, ठीक है। बात समझ आई बात? ठीक है, चलिए अब ओम्स लॉ क्या होता है? कोई बताएगा ओम्स लॉ क्या होता है? एनीवन? यस सर। कोई बताओ, मुझे समझाओ ओम्स लॉ क्या होता है? ओके चलिए फिर से ये देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं इसको पढ़ूंगा पहले, बस ऐसे जो इसको रिवाइज ही करा देता हूँ, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ के आए होंगे। मान लीजिए कि कोई कंडक्टर हमारे पास है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको 3 तरीके का बता चुका हूँ मैं। कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमी कंडक्टर होता है, अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें हमने एक ईएमएफ दिया या पोटेंशियल डिफरेंस दिया, दैट इज़ V, और इसके वजह से ये करंट फ्लो कर रहा है। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि हम जितना पोटेंशियल देंगे, अगर इस कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ही करंट आपका क्या करेगा? फ्लो करेगा। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। लेकिन कुछ इसमें कंडीशन भी है कि जैसे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, कोई आपका डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कहते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए आपका, ठीक है। तभी आपको ये कंडीशन आपको मिलेगा कि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो उस सर्किट में करंट भी बढ़ेगा, जब वोल्टेज घटेगा तो करंट भी क्या करेगा? आपका घट जाएगा। ये आपका ओम्स लॉ कहता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, कहते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू द योर सर्किट। इसी को हम क्या करते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। बात समझ आई? पहले से जानते थे आप, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या है, ओम्स लॉ से ये पता चला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और एक चीज़ आपको पता है, फिजिक्स में आप पढ़े हुए होंगे, कोई भी मतलब कि मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी, अगर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, पता है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब भी हटता है ना तो कोई एक K कांस्टेंट वैल्यू आता है, पता है ना? फिजिक्स पढ़े हो कोई? याद है? तो A इक्वल टू, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना चाहते हैं तो इक्वल लिखना चाहते हो तो एक K वैल्यू आ जाता है, आता है ना? हाँ, सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना चाहते हैं तो हमको एक K कांस्टेंट लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये K और R एक ही है। तो याद रखिएगा, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब वो कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? चेंज नहीं होता है कुछ भी वैल्यू, कहते हैं। मान लीजिए हम इसको कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या होता है। अच्छा, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं। मान लीजिए 4 इज द कांस्टेंट, ठीक है, अगर 4x लिखते हैं जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, एंड x की वैल्यू क्या हो गई? वेरिएबल, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर यह है कि ये V और I तो आपका वेरिएबल होगा, बट R जो होगा आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये फिजिक्स का रोल है कि हमेशा अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है, पता नहीं हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, समानुपाती, ऐसा कुछ होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी है, आप लोग मुझे भी हिंदी सिखाइए, क्या होता है बताइए? समानुपाती। अच्छा ठीक है, चलिए मैं तुम लोगों से क्लास पहले हो जाए, क्लास में आओ तो मैं तुम लोग से सीखूंगा, समझे? हाँ, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसी को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सर, हाँ हाँ बाबू बोलो। बता सकते हैं कि आर कैसे कांस्टेंट रहता है? आर कैसे कांस्टेंट रहता है? आई वेरिएबल कैसे? ये हाँ, उसमें क्या है कि हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, देखिए आर कांस्टेंट मतलब रहता है, मतलब क्या, मतलब ये एक फिजिक्स का रूल है बच्चे, ठीक है। जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे ना तो एक कांस्टेंट की वैल्यू ही आएगी। अब अगर तुम प्रैक्टिकल, वो तो है सर, परंतु आर कैसे कांस्टेंट होता है? आप कैसे माने कि आर एक
कांस्टेंट है। तो आप प्रैक्टिकल कर लीजिए, ठीक है सर। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, हाँ हाँ वो आराम से ओम्स लॉ का तुम लोग पढ़े भी होगे ना, ये ग्राफ आता है, लीनियर ग्राफ आता है, याद है? यहाँ v होता है, यहाँ i होता है, tan थीटा हम लोग लेते हैं, tan थीटा लेते हैं p/b, ठीक है। और ये थीटा हमेशा कहते हैं कांस्टेंट आता है हर जगह, अगर यहाँ भी निकालोगे तो थीटा सेम ही आएगा, ठीक है। समझ आई बात? ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये फिजिक्स का रूल है, उसी से मैंने आपको कंपैरिजन किया है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज k, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, r आएगा। तो r इज द रेजिस्टेंस, और जो डिवाइस को नाम को क्या बोलते हैं, रजिस्टर, ठीक है। बात समझ आई? ठीक है। तो इसी तरह हमको पता चल गया कि ओम, हाँ जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? सर समझ में आ गया, यही बोल रहा था। आज समझ आ गया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि v इक्वल टू आई आर क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं मैथमेटिकली तो उसके जगह पे एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, r, दैट इज रेजिस्टेंस, उसको वैल्यू को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़, जब ये बात पता चल गया तो अब फॉर्मूले के साथ खेलना स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए हमें क्या पता है, यहाँ पर कांस्टेंट हटा तो क्या हो जाएगा, I इंटू आर आ गया। इसी को हम क्या करते हैं, R इक्वल टू क्या हो जाता है, V/R, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। R इक्वल टू V/I हो गया। इसके अलावा हम लोग I भी निकाल सकते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। ये तीन आपके फॉर्मूले हैं जिसको आपको यूज़ करना है एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट, कोई दिक्कत है किसी को? सर इसमें न्यूमेरिकल नहीं होगा? होगा, बिना न्यूमेरिकल के हम कहाँ जाने देते हैं बाबा। आओ, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं लेकिन इस पे ज़्यादा हम नहीं कराएंगे, ठीक है। जब एक सेशन ले लेंगे। सर R का मान चेंज नहीं होता है? हाँ, आर की वैल्यू देखिए, किसी भी सर्किट में ना आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी जब तक कहा ना जाए, कुछ लगाया नहीं जाए। एक बार आप जो न्यूमेरिकल करते हैं या कुछ भी करेंगे या किसी सर्किट में आर की वैल्यू जो होती है, जब तक किसी भी सर्किट के लिए अगर वोल्टेज करंट अगर हम निकाल रहे हैं तो सर्किट में कहते हैं आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इट इज़ कांस्टेंट वैल्यू। जब तक उसमें चेंज करेंगे तब तो चेंज हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मान लीजिए कि उसको सीरीज में लाग दिए, जब कहा जाएगा तब तो फिर पूरा पैरामीटर भी चेंज हो जाएगा, आपके पूरे सर्किट का जो पैरामीटर भी होगा वो भी चेंज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, if a PD मतलब potential difference of 24 volt exists across the 50 ohm resistor, then what value of current flowing through the it? सिंपल न्यूमेरिकल है, वोल्टेज दिया हुआ है आपके पास, करंट दिया हुआ है, सॉरी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है कहते हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R। V की वैल्यू कितनी है, यहाँ देख लीजिए, I इक्वल टू क्या है आपके पास, V/R। वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है, 24, और R की वैल्यू कितनी है, 15, दैट इज 1.6 एम्पियर। यही आपका आंसर है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे न्यूमेरिकल आप बुक में से देख लीजिएगा, आपके पास जो बुक है, बुक ली होगी नहीं तुम लोग अभी तक, फाउंडेशन वाला? नहीं है। अच्छा, अभी लिए ही नहीं हो? हाँ अच्छा, तो ले लो, बुक ले लो, कितने कम से कम एक बुक तो होनी चाहिए तुम लोग के पास, ठीक है। नोट्स तो मैं दे दूंगा, बोर्ड्स तो नोट्स हम दे देंगे तुम लोगों को, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट कहते हैं, इन और भी न्यूमेरिकल हो सकता है इसमें, समझे, कोई दिक्कत नहीं। सर बुक कौन सकता है? बुक कौन है? कौन बुक है? क्या हुआ, बुक का नाम कौन है? बता तुम दीजिए बुक का नाम। ब्रांच कौन सा है ये बताओ तुम पहले। जी। सिविल के लिए वही फाउंडेशन की पब्लिकेशन का ले लो, ठीक है। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो तुम, हाँ बोलो बाबू बोलो। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, काफ़ी जगह आपको ज़रूरत पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स को, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल तो है नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन सिविल के लिए वो बुक काफ़ी है आपको समझने के लिए और पढ़ने के लिए, और एग्ज़ाम के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो बुक काफ़ी अच्छा है।
और जहाँ तक हो सकता है नोट्स करते हैं वहीं से करेंगे, और हो सकता है कई जगह उस किताब को भी हम लोग रेफ़र करेंगे आगे चलकर। ओके, ठीक है, बात समझ आ गई। और भी न्यूमेरिकल इससे कर लीजिएगा, क्योंकि 10th, इसलिए मैं इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ कि ये सारा 10th का बेसिक है, तो आपको पता होना चाहिए, और वहाँ से भी थोड़ा मोड़ा न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर ओम्स लॉ पे आएगा तो इससे ज़्यादा क्या आएगा, A=V/I ही आएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक और भी होगा, जहाँ इसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, R क्या होगा, ρ/L/A से आ सकता है। तो इससे बेस पे न्यूमेरिकल कुछ कर लीजिएगा, वो मोर देन सफिशेंट है कहते हैं। ठीक है, इसको कोई दिक्कत होगा किसी न्यूमेरिकल में तो सेंड करिएगा, हम उसको सॉल्व भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, रहने दें आगे चलें, बोलिए। अच्छा, एनर्जी पढ़ लीजिए, आज एनर्जी का भी कर लीजिए। ठीक है, सिलेबस काफ़ी पीछे है, एनर्जी भी कर लीजिए। अच्छा, एनर्जी क्या होता है ये बताइए, कोई बताएगा एनर्जी क्या होता है? अच्छा, वो तो बात ठीक है, वेरी गुड, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम डेट एनेबल टू डू वर्क कहते हैं, मतलब कार्य की क्षमता करने की को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में भी क्या होता है, आपका एनर्जी होता है, और एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे, खास बस इसके डिफिनेशन पे जाएंगे और उसके फॉर्मूले पे जाएंगे हम लोग कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसी तरह नहीं, एग्ज़ाम में नहीं आएगा आपके डेरिवेशन में। ठीक है, और इतना वक्त भी नहीं है कि आप डेरिवेशन पे जाइएगा। ठीक है, आपका तो मैं चाहूँगा आपको ये इसका भी डेरिवेशन करा दूँ मैं, क्या है R1 प्लस कल। अच्छा सुनो ना, तुम लोग नोट कर लो, हमसे जो पूछोगा वो हम बता देंगे, पहले थोड़ा सिलेबस बढ़ने दो तुम लोग। ये बताओ R1, मान लो इस सीरीज में रेजिस्टेंस है, 10th पे पढ़े हो ना, तो इस R1 प्लस R2 कैसे हो जाता है, जरूरत है इसका, बताओ, मतलब पढ़े हो गए ना। अगर पैरेलल में होगा तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R1 इक्वल टू क्या होता है, 1/R2। हम इसका भी डेरिवेशन करा देंगे कि काहे होता है। ठीक है, आए हम इसका भी डेरिवेशन करा देंगे, लेकिन आपको बच्चे जो हमको जो लगता है, मैं आपका टीचर हूँ, मुझे नहीं लगता ज़रूरत है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं उसको आखिर में, अगर तुम चाहोगे कभी वक्त मिलेगा तो तुम जो कहोगे वो हम बता देंगे। अभी मेरे अकॉर्डिंग चलो, बात समझे? हाँ हाँ, तो तुम जो भी पूछना चाहते हो तुम लिख के रखो। अब हम जब पढ़ा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मेहनत करके पढ़ाएं, जब नहीं पढ़ाने का मन करता तो नहीं पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी पढ़ाएंगे सॉलिड, जो भी पढ़ना है एकदम सॉलिड पढ़ना है, उसके बारे में अच्छे से जान लेना है कितने। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन कहिएगा तो कभी करवा देंगे, कभी कहिएगा तो एवन पावर का भी हम करवा देंगे, बहुत सारा चीज़ें हैं, हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ हल्का हल्का आपका ये है। कभी पहले सिलेबस थोड़ा आगे होने दो, फिर हम करवा देंगे। नोट कर लेना, अगर तुम लोग रियली तुमको उसका डेरिवेशन पढ़ना है तो एक बार मुझे याद दिलाना, व्हाट्सएप पे याद दिलाना, कुछ एक टाइम ले लेंगे, जितना डेरिवेशन होगा वो करवा देंगे, बट वो एग्जाम के पर्पज़ से मत करना, बताओ, नॉलेज के पर्पज़ से। चलिए, तो बात समझ आ गई, आप पहले से आपको पता है एनर्जी का डेफिनेशन क्या है। अब हम चलते हैं उस पर, बेसिक फॉर्मूला जो है, जैसे आप लोग ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे, देखा होगा 10th में, देखा होगा आपने ये वाला फॉर्मूला, W=I²RT। और सेम आपको इसमें क्या करेंगे, अगर हम R की वैल्यू, ठीक है, बस ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। देखिए, अगर एनर्जी निकालना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी निकालना होता है तो कैसे निकाल लेते हैं, I²RT निकालते हैं। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है अगर कि कहीं हमने एनर्जी निकालना होता है तो। ठीक है, अगर इसी में R क्या होता है, V/I होता है। ठीक है, तो I की जगह पे, R की जगह पे अगर हम V/I लिख दें, कोई दिक्कत है? तो ये कट जाएगा, कैंसिल कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका V/I/T। तो ये भी एक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ देख लीजिए, अगर ये इसी फॉर्मूले की बात करते हैं, मान लीजिए I की वैल्यू हमको डालना है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे ये क्या हुआ, एक मिनट, हाँ,
आई की वैल्यू अगर डालना है तो क्या हो जाएगा आपके पास, V/R हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, तो अब इसी में पुट कर दीजिए, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू पुट करिएगा तो क्या है, V² इंटू टी इंटू आर इंटू टी, यही होगा, नहीं सॉरी R²। वेरी, हाँ ठीक 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 है, तो कट गया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, V² इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है जिसको हम यूज़ करेंगे आगे वाले न्यूमेरिकल में। ठीक है, यही एनर्जी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए और उसके बारे में पता भी होना चाहिए। चलिए, हाँ क्या बोले बाबू, हाँ किसका, एनर्जी का, हाँ एनर्जी का यूनिट जो होगा वो जूल होगा। एनर्जी का, वर्क डन का, देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में वर्क डन एनर्जी एक ही है बाबा, उसका यूनिट जूल ही रहेगा बाबा। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या बोल रहे हो, हाँ अर्ग, अच्छा ये देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, एक करंट ऑफ 200 मिली एम्पेयर, अगर करंट 200 मिली एम्पेयर है तो इसको कैसे लिखेंगे, 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ओके, मिली माइक्रो सब जानते हो ना, ठीक है, थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 750 ओम, दैट इज R इक्वल टू कितना होगा, 750 ओम हो गया। ठीक है, टाइम कितना हो गया, टाइम आपका 5 मिनट्स है, फिर इसको चेंज करिए, 5 मिनट्स को कितने 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 300 सेकेंड्स हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, पहला क्या है, PD डेवलप्ड इन निकालना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो फॉर्मूला आप लगा लीजिए, R इक्वल टू क्या होता है, V/I, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R, यही आपका यहाँ दिया हुआ है आपको। ठीक है, उसी तरह क्या आएगा, एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, I² ठीक है, R की वैल्यू दी हुई है, I की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है। अगर आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज करना चाहते हैं क्योंकि वोल्टेज भी दिया हुआ है ना, तो V² इंटू टी, तो यही चीज आपका क्या कहलाता है, कहते हैं आपका एनर्जी कहलाता है। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है, इस पे 2-3 न्यूमेरिकल और भी हम आपको दे देंगे, आप पहले इसको समझ लीजिएगा, फॉर्मूले के साथ खेलने स्टार्ट कर दीजिए आप कहते हैं। दूसरा चीज़, आगे नेक्स्ट सेशन में दूसरा क्लास हम लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट इसी में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जितना हम लोग करना है। अभी फॉर्मूला हम लोग देखे थे, ये देखा था ना हम लोगों ने, I² इंटू टी, एंड क्या एनर्जी इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने, V इंटू आई इंटू टी, एंड फिर एनर्जी लिखा था हम लोगों ने V² इंटू टी। पता है आगे हम एक ही को पावर को भी डिफाइन करेंगे इसी से, बस टाइम को इसको हटा देंगे ना, अगर टाइम हटा देंगे ना तो यही आपका पावर हो जाएगा, इसको भी हटा देंगे ये पावर हो जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर। पावर को भी हम डिफाइन करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे कितने कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इससे सिलेबस में इससे ज़्यादा आपका नहीं है, पावर एनर्जी हो गया, EMF हो गया। ठीक है, कल पावर करेंगे। देखिए इस यूनिट में 2 सर्किट्स हैं जो है ना, यूनिट आपका 4 जो है, यूनिट 4 में 2 आपका टॉपिक्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका है इलेक्ट्रिकल सर्किट जो अभी ख़त्म ही होने वाला है, बेसिक डिफिनेशन, और दूसरा जो है वो आपका मैग्नेटिक सर्किट है। तो मैग्नेटिक सर्किट भी हम लोग को जल्दी से स्टार्ट करना है, तो ये मुझे लगता है कल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और मैग्नेटिक सर्किट भी स्टार्ट कर देंगे कि मैग्नेटिक सर्किट होता क्या। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप पढ़े हुए होंगे, 10th में पढ़ा हुआ है, 10th में मैग्नेटिक सर्किट, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से डेवलप करेंगे। इससे ज़्यादा आपके नहीं है, कहते सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। सारे टॉपिक से थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल जरूर करिए, उसके फॉर्मूले को जरूर याद रखिए, क्वेश्चन इसी से आएगा, आपसे कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कहते हैं। ठीक है, कि 12th का बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कोई डाउट है बताइए।